Question number 1, brick by brick is a building business that provides a range of building services to the public. Recently, they have been asked to quote a garage conversion, and extensions to properties, and have found that they are winning fewer garage conversion contracts than expected. अच्छा, हम वैसे ठेकेदार हैं, बिल्डिंग का काम है, दो तरह का काम करते हैं, एक गैरेज कन्वर्जन्स का, दूसरा एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज का, यानी ये दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठेकेदारी में सिस्टम ये होता है कि हम अपनी तरफ से एक बिड देते हैं कि भाई हम इतने में आपका काम कर सकते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि गैरेज कन्वर्जन्स में बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स हम विन कर पा रहे हैं और हमारे कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा काम मिल रहा है, हमें कम काम मिल रहा है। Brick by Brick has a policy to price all jobs at budgeted total cost plus 50%. हम करते क्या है, हम पहले ठेकेदारी का पूरा खर्चा निकालते हैं कि मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, ओवरहेड्स कितने लगेंगे और एक जॉब मुकम्मल करने में हमारा खर्चा कितना आएगा, उस पर हम 50% मार्कअप डाल देते हैं। तो एन मुमकिन है कि अगर आप कॉस्टिंग गलत कर रहे हो, यानी गैरेज कन्वर्जन्स मुमकिन तौर पे इतना महंगा प्रोडक्ट हो नहीं, लेकिन आपको महंगा नजर आ रहा है गालिबन वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से। नतीजतन जब आप उस पर 50% मार्कअप लगाते हैं तो कीमत इतनी हाई हो जाती है कि आपका कॉम्पिटिटर उसे सस्ता कोट करके जीत जाता है, आपको ठेका नहीं मिलता मुमकिन तौर पे। ओवरहेड्स आर करेंटली एब्जॉर्ब्ड ऑन अ लेबर आवर बेसिस। Brick by Brick thinks that a switch to activity based costing to absorb overheads would reduce the cost associated to garage conversions and hence make them more competitive. इनका ख्याल ऐसा है कि कॉस्टिंग में गड़बड़ है। You are provided with the following data. टोटल हमारे ओवरहेड्स कितने हैं? 4 लाख। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहेगा बस 4 लाख। हम बोलेंगे बात तो सुनो, सुपरवाइजर का इतना है, प्लानर का, बोला नहीं मेरे काम का नहीं है, 4 लाख है, मैं पूरे 4 लाख को लेबर आवर्स के बेसिस पे एब्जॉर्ब मार दूंगा। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तसल्ली के साथ रुकेगा, बोला आप बताओ कि एनालिसिस क्या है, इस 4 लाख में खर्चे कौन कौन से हैं। तो उसने बताया कि एक ओवरहेड है सुपरवाइजर्स, प्लानर्स एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड, जिसका खर्चा 90,000, 70,000 एंड 240,000 है। सुपरवाइजर की खर्चे को हम एब्जॉर्ब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइट विजिट्स। सुपरवाइजर जितनी ज्यादा बार साइट्स को विजिट करेगा उतना ज्यादा हमारी कॉस्ट आएगी। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उतना ज्यादा प्लानिंग कॉस्ट आएगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉस्ट है वो जनरल है और उसको मजबूरन हम अभी भी लेबर आवर के बेसिस पे ही कर रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं दे सकता, बिकॉज 4 लाख में से 2.5 लाख का खर्चा तो अभी भी उसी बेसिस पे एब्जॉर्ब होगा जिस तरीके से पहले होता था, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज पर ईयर, एक साल में 500 साइट विजिट्स होंगी और खर्चा होगा 90,000। तो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट पर साइट विजिट। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स में 250 डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे जिसका खर्चा आएगा 70,000। तो यू कैन कैलकुलेट द प्लानिंग कॉस्ट पर डॉक्यूमेंट। और प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉस्ट को लेबर आवर्स के बेसिस पे ही एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो कि लेबर आवर्स कितने हैं? 40,000। तो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट पर लेबर आवर। अपने पास नोट कर लेते हैं। अ टिपिकल गैरेज कन्वर्जन कॉस्ट्स $3,500 in materials and takes 300 labor hours to complete. A garage conversion requires only one site visit by a supervisor and needs only one planning document to be raised. The typical extension to properties costs $8,000 in materials and takes 500 hours to complete. An extension to property requires 6 site visits and 5 planning documents. In all cases, labor is paid $15 per hour. That's it. अब हमें दोनों जॉब्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है
using traditional absorption costing and using activity based costing, right? करके देखते हैं। पहला हम रख रहे हैं यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कौन कौन सी जॉब्स हैं? गैरेज, कन्वर्जन्स एंड एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज। वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, इस केस में जॉब्स हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑफ अ जॉब, पहला हम रखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। गैरेज कन्वर्जन में मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी? 3500, राइट? एंड एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज में $8,000। लेबर, लेबर को रेट क्या दे रहे हैं? 15 पर आवर। गैरेज कन्वर्जन में लेबर टाइम कितना एक्सपेक्टेड है? 300 इंटू 15, 4500। And extension to properties is supposed to take how long? 500 hours into 15, 7000। ये तो है डायरेक्ट कॉस्ट। मार्जिनल भी इसको ओके करेगा, एब्जॉर्प्शन भी इसको ओके करेगा, एबीसी भी इसको ओके करेगा। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आगे चलता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेट्स कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? टोटल ओवरहेड कितना है? 4 लाख, यस। और इसकी एनालिसिस में इंटरेस्टेड नहीं है अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 4 लाख में क्या कितना है, आलू प्याज टमाटर कितने हैं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। टोटल बिल 4 लाख का है, बात यहां खत्म है। डिवाइड किससे करना है? लेबर आवर्स से। पूरे साल में बजटेड लेबर आवर्स कितने हैं? 4000, 40,000। तो OAR कितना होगा? $10 पर आवर। गैरेज कन्वर्जन्स कितने लेबर आवर्स लेने वाला है? 300। और फी घंटा कितना खर्चा हम चार्ज करने जा रहे हैं? 10, 3000। एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज इज लाइकली टू टेक 500 आवर्स इंटू 10, 5000। रिक्वायरमेंट इज calculate the cost and quoted price। गैरेज कन्वर्जन्स का खर्चा कितना? 11,000, 20,500। मार्कअप कितना चार्ज करेंगे? मार्कअप ही है ना? मार्कअप किस पे लगता है? कॉस्ट पे। तो 11,000 का 50%, 5,500। और 20,500 का 50%, 10,250। कितना आ गया? 16,500 एंड 30,750। This is the quoted price।
ये हम प्राइस कोड कर रहे हैं करेंटली, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। अब कंपनी का मानना यह है कि कॉस्टिंग सिस्टम अगर चेंज किया जाए तो शायद हम कंपीट करने के काबिल हो सकेंगे। इसी को हम रिकैलकुलेट करते हैं यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जॉब, गैरेज कन्वर्जन्स एंड एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज। खर्चा वही, एक डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, सेम 3,500 and 8,000. Next is 4,500 and 7,500. यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जो ओवरहेड्स की एलोकेशन है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओवरहेड्स को हमने तकसीम कर दिया, एक सुपरवाइजर्स कॉस्ट, नेक्स्ट प्लानर्स एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड। सुपरवाइजर की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने का तरीका क्या है? साइट विजिट्स, राइट। खर्चा कितना है? करेक्ट, 90,000 डिवाइडेड बाय 500 विजिट्स, and you said it is 180 per visit. गैरेज कन्वर्जन्स के पीछे साइट विजिट्स कितनी होंगी? एक, तो ये खर्चा भरेगा 180 का। और एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज के पीछे साइट विजिट्स कितनी होनी है? 6, तो 180 इंटू 6 1080। नेक्स्ट कॉस्ट इज प्लानर्स कॉस्ट, करेक्ट। सो द कॉस्ट इज $70,000 and cost driver is documents 250, so 280 per document। गैरेज कन्वर्जन्स के पीछे कितने डॉक्यूमेंट्स रेज किए जाएंगे? एक ही, 280। एंड एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज के पीछे 1400। नेक्स्ट कॉस्ट इज प्रॉपर्टी रिलेटेड, cost is 240 based on what is activity driver? 40,000 labor hours। गैरेज कन्वर्जन्स में 300 लेबर आवर्स, 1800 एंड 500, 3000। कॉस्ट पर जॉब, $10,260 for garage conversions, $20,980। Okay, markup 50%, so this would be 5,130, 490. Okay, so this would be 15,000.
390, 470. So this is supposed to be the quoted price. We can observe the difference कि गैरेज कन्वर्जन्स वैसे हम 16,500 का दे रहे थे, अभी हम 15,390 का दे रहे हैं. फर्क है, लेकिन एज डिस्कस्ड अर्लियर के बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. डिपेंड्स कि बाय व्हाट मार्जिन आर वी लूजिंग द बिड्स, कि कॉम्पिटिटर कितने में बिड जीत रहा है. अगर फर्क इससे कम का है, आई गेस 1,110 यानी 1110 का फर्क है गालिबन में, है ना. तो दैट डिपेंड्स कि कितने मार्जिन से हम लूज कर रहे हैं. अगर डिफरेंस इससे कम है तो हम अब गैरेज कन्वर्जन शायद सारे हम जीत जाएं, या एक मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट अब हम जीत सकते हैं. एंड ये भी देखना पड़ेगा कि एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टी में हम कितना सस्ता बेच रहे थे. हम दे रहे थे 30,750, अब वो बढ़ के 31,470 हो जाएगा. मे भी हम बहुत सस्ता दे रहे थे, जिसकी वजह से सस्ता काम हमसे करवा रहे थे, महंगा काम कोई और ले रहा था. कस्टमर तो कस्टमर है, वो अपना फायदा सोचेगा. तो कॉस्टिंग बेहतर करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या वाकई में हम काम सही नहीं कर रहे थे या कॉस्टिंग का मसला था. फेयर. नॉर्मली कैफ 3 के अंदर इतनी कमेंट्री मांगेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये हेल्प क्या कर सकता है. हमसे मैक्स करवाएगा तो कैलकुलेशंस. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, यानी जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड ए बी सी, उसकी कॉस्टिंग में भी हमने यूज करके देखा. और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे भी यूज करके देखा. व्हाट इज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इन डिटेल तो हम इसकी डबल एंट्रीज पढ़ेंगे जो सिलेबस का हिस्सा है. लेकिन अगर कोई कंपनी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे चीज बनाए अपनी मर्जी का, एक होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, हम ऐसा ही बनाते हैं, आपको पसंद आता है नहीं आता वो अलग बात है. तो एक जनरल रिव्यू दे सकता हूं कि कस्टमर को क्या चीज पसंद आती है, उस हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट डिजाइन करके बेचना शुरू कर दूंगा. अब अगर किसी कस्टमर को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो उसकी मर्जी है. लेकिन अगर हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग चलते हैं तो हमारा काम होता है कस्टमाइजेशन का. जिस तरह एक बेकरी के पास हम जाएं तो कुछ स्टैंडर्ड केक बने होते हैं, भाई ये 1 पाउंड का है, ये 2 पाउंड का है, डिजाइन उसने अपनी मर्जी से बनवा दिया, हैप्पी बर्थडे लिखवाने की जगह ही नहीं छोड़ी, उसकी मर्जी. समझ में आता है तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ दो. या फिर बेकरीज आपको ऑफर करती है कि डिजाइन आप दें, हम आपकी मर्जी से केक बना के देंगे. दैट इज कस्टमाइज्ड केक. जो कस्टमाइज्ड यूनिट्स बनाए जाते हैं कंपनीज की तरफ से, वहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं होती, वहां जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है. बिकॉज हर एक जॉब का खर्चा मुख्तलिफ होगा. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक ही प्रोडक्ट है, से प्रोडक्ट एक्स, तो उसके लाख यूनिट्स बनेंगे, लाखों यूनिट्स का खर्चा सेम आ सकता है, क्योंकि सेम मटेरियल लगेगा, सेम लेबर टाइम लगेगा. लेकिन अगर हर कस्टमर अपनी सुनाता है, अपनी अपनी डिजाइन देता है, उस अपनी मर्जी से चीज बनवाता है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो नहीं कर सकते, हम जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेंगे. जिस तरह हमने अभी एक सवाल के अंदर ब्रिक बाय ब्रिक के अंदर देखा कि गैरेज कन्वर्जन्स या एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज ये जॉब्स हैं. जैसा कस्टमर हमें कहेगा हम वैसा करके देंगे. एक बिजनेसेस होते हैं सर्विस बिजनेसेस, जो प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है, ना अपनी मर्जी से ना आपकी मर्जी से, बल्कि क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? ओके, पहला कि जो गुड्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और टेंजिबल होते हैं, जबकि सर्विसेज की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो इनटेंजिबल सर्विसेज हैं. से हेयर कट करवाते हैं हम, तो हेयर कट में वो टेंजिबली हमें कोई भी चीज नहीं देता. अगर हम एक गाड़ी खरीद के आ जाए, अगर हम नई वॉच खरीद के आ जाए तो देखेगा यार नई वॉच ली है, नया शूज लिया है, नई शर्ट ली है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है. लेकिन सर्विसेज में बार बार बाल बनाएंगे तो देखने लगा कि क्या इतना टशन करा रहा है, बाल कटवाएंगे. अब हाँ यार पता नहीं चल रहा तुम्हें, तो हमें फील करवाना पड़ता है कि भाई चेक तो करो सही
महंगे ड्रेसर के पास गया था, लेकिन वो सर्विस ट्रांसफर हुई है। सर्विसेज का ट्रांसफर इंटेंजिबल है और प्रोडक्ट्स का ट्रांसफर टेंजिबल है, फिजिकल पोजीशन दी जाती है। व्हाट एल्स? नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंसेस होते हैं पहला साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनियस का मकसद क्या है? बैक वक्त। गुड्स को बनाया कभी जाता है और कंज्यूम कभी किया जाता है, फर्क है। प्रोडक्ट या गुड बना फैक्ट्री में था, बना आज से साल पहले था, बना आज से 6 महीने पहले था और यूज आज हो रहा है या अब तक हो रहा है, ऐसा मुमकिन है। जबकि सर्विसेज में सर्विसेज की प्रोडक्शन और उसकी कंजम्पशन साइमल्टेनियस होती है। कि यहां मैं गाड़ी वॉश कर रहा हूं, वहां आपकी गाड़ी धुल रही है, दोनों चीजें एक ही साथ हो रही हैं। तो जिस टाइम हम उस सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस ही टाइम वो सर्विस आपको ट्रांसफर होती जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सर्विस को स्टोर करके रखें और उन्हें बाद में खाएंगे। सही है, कुछ सर्विसेज का नतीजा लेट आता है, फेशियल करवा के 2 दिन के बाद पता चलेगा कि यार चमक रहे हो, फर्क पता चल सकता है, लेकिन ट्रांसफर उसी टाइम पे होगी। जिस टाइम पे प्रोड्यूस होगी उसी टाइम पे ट्रांसफर हो जाएगी। साइमल्टेनियस। गुड्स का प्रोड्यूस होना और कंज्यूम होना दो अलग अलग इवेंट्स हो सकते हैं, जबकि सर्विसेज का प्रोड्यूस होना और कंज्यूम होना साइमल्टेनियस बैक वक्त होता है। दूसरा, हेट्रोजेनिटी। जिस तरह एक वर्ड हम यूज करते हैं, होमो इज सेम एंड हेट्रो इज डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता है। मिसाल, आप किसी एक रेस्टोरेंट की कढ़ाई पसंद करते हैं तो आप कहें जब भी खाते हैं वैसी की वैसी है। या कोई प्रोडक्ट जैसे नेस्ले का रायता या नेस्ले की दही आपको अच्छी लगती है, आप जितनी बार भी खरीदेंगे आपको वैसी की वैसी मिलेगी। प्रोडक्ट के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता है, वो होमोजीनियस होते हैं, सेम होते हैं। जबकि सर्विसेज अक्सर डिफरेंट होती हैं। पहली बात तो हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग सर्विसेज होंगी। हर किसी के बाल एक ही तरीके से तो नहीं कटेंगे, जिसके फेस पे जैसा सूट करेगा वैसा उसकी सर्विस। किसी का मेकओवर करना है, मेकअप करना है, तो हर स्किन पे सेम मेकअप तो नहीं होगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से। तो सर्विसेज बेसिकली चेंज होती हैं। किसी की गाड़ी बिल्कुल धूल मिट्टी से आई हुई है तो अकॉर्डिंगली उसको सर्विस डिफरेंट चाहिए होगी, और कोई वैसा है मेंटेन करता है और साफ रखने के लिए सर्विस करवा रहा है, फर्क होगा। सर्विसेज में स्टैंडर्ड मेंटेन करना बास मुश्किल होता है। ऑल्दो कंपनीज कोशिश करती हैं कि हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, लेकिन कभी आप बड़े मुतमईन होकर निकलते हैं और कभी आप कहते हैं आज मजा नहीं करवाया। कभी वेटर के रेस्टोरेंट के चारों वेटर सर पे खड़े थे, सर और कुछ चाहिए, और कभी हमें हुश 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 करके बुलाना पड़ा कि भाई इधर देखो भी तो, मेहमानों को लाया हूं, लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो। डिफरेंट हो सकती है। तीसरा जो आप अभी बात कर चुके, इंटेंजिबिलिटी, और चौथा पेरिशेबिलिटी। व्हाट डज पेरिशेबल मीन? शॉर्ट लाइफ। पेरिशेबल मतलब शॉर्ट लाइफ, कि कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। गुड्स और प्रोडक्ट्स की लाइफ लेंदी हो सकती है। चाइनीज प्रोडक्ट का भरोसा नहीं, लेकिन चले तो चांद तक वरना शाम तक। और जापानीज प्रोडक्ट को हम कहते हैं यार एक बार का खर्चा है, चीज ले बंदा एक ही बार लेकिन अच्छी ले। उनकी लाइफ बहुत लेंदी होती है। ये तो टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया, नहीं तो हमारे अब्बा अम्मा के जहेज के सामान भी घर पे पड़े होते, इस्तेमाल हो रहे होते। अरे जापानी रेडियो लिया था, चल रहे हैं। गुड्स की लाइफ लेंदी होती है, जबकि सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं। बास सर्विसेज
पेरिशेबल होती हैं, एक बार परफॉर्म करवाई जाती है, फिर महीने 15 दिन 20 दिन के बाद उसको दोबारा परफॉर्म करना पड़ता है, वो खत्म हो जाती है, राइट। तो अगर एक बार हेयर कट करवा के हीरो बन के आ गए तो 10-15 दिन के बाद तो फिर शक्ल नहीं अच्छी लगेगी ना, फिर जाना पड़ेगा, रिपीट करवानी पड़ती है सर्विसेज। इवन वैसे अगर कोई सर्विसेज ऐसी हो जो वन टाइम परफॉर्म की जाए, खुदा ना खास्ता सर्जरी बाईपास करवाया जाता है ओपन हार्ट, तो उसूलन तो ऐसा हो कि एक ही बार करवा के फिर जिंदगी में दोबारा रिपीट नहीं करवाना, लेकिन फिर भी रेगुलर चेकअप जरूर होता है, ठीक है, उसको रेगुलरली चेक किया जाता है, क्योंकि सर्विसेज की लाइफ अक्सर लिमिटेड होती है, पेरिशेबल होती है। इस वजह से बहुत सी ऐसी टेक्निक्स जो प्रोडक्ट्स के ऊपर तो बड़ी आसानी लगाई जा सकती हैं, सर्विसेज के ऊपर उनको इस्तेमाल करना कदर मुश्किल हो सकता है। सवाल ये उठ सकता है कि क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर ही यूज कर सकते हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसका एक सवाल है, बेकली हिल इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस इंडस्ट्री है, यस, कैरिंग आउट 2 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑन पेशेंट्स। एंड जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स का मकसद सिर्फ सर्जरी नहीं है, कोई भी प्रोसीजर, ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, कोई प्रोसीजर्स हैं, 2 तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर इंकर्स द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट: सर्जिकल टाइम एंड मटेरियल्स, प्रोसीजर ए पे इतना, बी पे इतना। एनेस्थीसिया टाइम एंड मटेरियल्स, ए पे इतना, बी पे इतना। व्हाट इज एनेस्थीसिया? बेहोश करने के लिए, यस। एक लोकल एनेस्थीसिया होता है और एक जनरल होता है। तो एनेस्थीसिया हम पेशेंट को देते हैं, उसका खर्चा कितना है, ए और बी का, और सर्जरी जो सर्जिकल टाइम होगा और उसका खर्चा मटेरियल्स लगने का कितना होगा। बेकली हिल currently calculates the overhead cost per procedure by taking the total overhead cost and simply dividing it by the number of procedures। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ आवर्स पे नहीं, नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे नहीं, बल्कि नंबर ऑफ प्रोसीजर्स यानी वॉल्यूम बेसिस पे है। Then rounding the cost to the nearest 2 decimal places, using this method the total cost is $2,475.85 for procedure A and $4,735.85 for procedure B। इसने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दी है। Recently, another local hospital has implemented activity-based costing. This has led the finance director of Beckley Hills to consider whether this alternative costing technique would bring any benefits to Beckley Hill. He has obtained an analysis of BH's total overheads for the last year and some additional data of which, all of which is shown below. अब इसने इस खर्चे को एनालाइज करवा दिया। वैसे हमारा टोटल ओवरहेड 17,606,352 है, जिसको हम पहले तमाम प्रोसीजर से तकसीम करके और हर एक प्रोसीजर को अलोकेट कर देते थे। अब हमने इसको एनालाइज करवाया तो पता चला कि एक इसमें खर्चा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जिसका ड्राइवर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम पर प्रोसीजर। इसका खर्चा 1,870,160 है। दूसरी नर्सिंग कॉस्ट है, दिस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे। कैटरिंग कॉस्ट है, दैट इज नंबर ऑफ मील्स, एंड जनरल फैसिलिटी कॉस्ट दैट इज ऑल्सो ऑन द लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे। क्या इनमें से किसी कॉस्ट का पूल बनाया जा सकता है? यस, एक नर्सिंग कॉस्ट का और जनरल फैसिलिटी का, क्योंकि दोनों का ड्राइवर सेम है। फर्दर प्रोसीजर ए बी, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, ए के 14,600 प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए हैं पूरे साल में और बी के 22,400। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम पर प्रोसीजर, आवर्स पर प्रोसीजर है, राइट। 1 घंटा लगता है ए के ऊपर और 1.5 घंटा लगता है बी के ऊपर। यू कैन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द टोटल टाइम। लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे पर प्रोसीजर, 24 घंटे का प्रोसीजर है प्रोसीजर ए और 48 घंटे का प्रोसीजर है प्रोसीजर बी। यू कैन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द टोटल स्टे। एवरेज नंबर ऑफ मील्स रिक्वायर्ड पर पेशेंट,
इसको 24 घंटे में एक बार खाना मिलता है और उसको 48 घंटों में 4 बार खाना खिलाया जाता है। कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर प्रोसीजर यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैनेजेबल हो जाएगा? चले ट्राई करते हैं। प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं? ए एंड बी। डायरेक्ट कॉस्ट, एक है सर्जिकल एंड दूसरी है एनेस्थीसिया। 1200 for A, 2640 for B, right? And then is 800 for A, 1620 for B. ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। वैसे अगर हमसे कैलकुलेशंस करवाता था तो हम 17,606,352 को डिवाइड करते टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर्स है। टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर्स कितने हैं? 14,600 प्लस 22,400, 37,000। तो हम 17,606,352 को डिवाइड करते 37,000 से, तो आ जाती कॉस्ट पर प्रोसीजर। कितनी आ रही कॉस्ट पर प्रोसीजर? 0.84, ठीक है। अच्छा, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड अप करना है। इसमें प्लस कर दें ए का खर्चा 2,000, कितना आ गया? 6,785, 2,475। आप देखें उसने जो कैलकुलेट करके हमें दिया है दैट इज 2,475, ये उसने कैलकुलेट करके दे दिया है। लेकिन इन दैट हम प्रोसीजर ए को भी बराबर खर्चा दे रहे हैं, प्रोसीजर बी को भी बराबर खर्चा दे रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। प्रोसीजर ए वाज़े तौर पे एक हल्का प्रोसीजर है और प्रोसीजर बी वाज़े तौर पे एक लेंदी प्रोसीजर है। पेशेंट को मील्स भी ज़्यादा खिला रहे हैं, स्टे भी ज़्यादा करवा रहे हैं और एडमिट टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो दिस वुड बी वेरी अनफेयर कि हम आलू प्याज टमाटर को मिला के पर केजी सेम कर दें। एनालाइज हमने किया, पहला खर्चा कौन सा है? एडमिन कॉस्ट। अब ये मैं वर्किंग शॉर्ट कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर थोड़ा भगा के दें। एडमिन टाइम निकालते हैं, अब हमने क्वेश्चन पेपर पे ही लिख दीजिएगा। प्रोसीजर ए पे कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटा, तो 14,600 पे 14,600 घंटे ही लगेंगे। जबकि प्रोसीजर बी पे लगता है 1.5 घंटा, तो प्रोसीजर 22,400 पे टाइम कितना लगेगा? 33,600। दोनों को प्लस कर दें, 33,600 और 14,600, 48,200। 18,70,160 को डिवाइड कर दें 48,200 से, 18,70,160, 38.8, यह आ गया पर आवर। प्रोसीजर ए पे तो 1 ही घंटा लग रहा है, तो ये खर्चा कितना आएगा? 38.8। और प्रोसीजर बी पे लग रहा है 1.5 घंटा, 58.2। आप लोगों ने इसकी वर्किंग शो करनी है, मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा, नर्सिंग कॉस्ट। एक काम करते, दोनों को मिला देते हैं, नर्सिंग कॉस्ट एंड जनरल फैसिलिटी। बेसिस क्या है? लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे। 24 घंटे स्टे कर रहा है फॉर प्रोसीजर ए, दैट मीन्स 14,600 मल्टीप्लाई बाय 24। लिख दो पेंसिल से या पेन से, इसी पे लिख दो। और बी पे 48 घंटे लग रहे हैं, 22,400 मल्टीप्लाई बाय 48, लिख दें ये भी।
सही हो गया। अच्छा, अब दोनों कॉस्ट को प्लस करते हैं। 62,15,616, 85,53,600, दोनों को प्लस करें और डिवाइड कर दें आवर्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं। यह आ गया कॉस्ट पर आवर, नहीं निकली, मिस हो गया। आवर्स कैलकुलेट किए 14,600 मल्टीप्लाई बाय 24 पर आवर, ठीक है। मतलब देखिएगा, एक हमने रखा 14,600 मल्टीप्लाई बाय 24, आंसर कितना आया 350,400। ये आवर्स चाहिए हमें प्रोसीजर ए के पीछे, और वहां है 22,400 और उसको लगेंगे 48 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 48, 10,75,200। गुड हो गया। दोनों को प्लस करें, 14,25,600, सही है, टोटल ये आ रहा है। अब क्योंकि दो डिफरेंट एक्टिविटीज का ड्राइवर कॉमन है तो हम उसका पूल बना देते हैं। पूल की कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है, इसमें एक हमने रखा 6,215,616 और दूसरा रख रहे हैं 8,553,600, 14,769,216। इसको डिवाइड करते हैं आर से, 14,25,600 घंटे, 10 पॉइंट पर स्टे आवर, दुरुस्त है। अच्छा, अब प्रोसीजर ए के पीछे पेशेंट कितने घंटे रुक रहा है, 24 घंटे। 24 घंटे, अगर एक घंटे का खर्चा 10.36 है तो मल्टीप्लाई बाय 24, 248.64। और प्रोसीजर बी के पीछे पेशेंट ठहरा है 48 घंटे, 497 वैसे आपस की बात है, 24 घंटे मतलब एक दिन, 48 घंटे मतलब 2 दिन। अगर हम उसको आवर्स में ना रखते, दिनों में रखते, तो कुड हैव बीन के 14,600 दिन भी लगेंगे 14,600 और 22,400 पे 2 दिन लगेंगे, ये बन जाएंगे कितने 44,800। तो टोटल दिन कितने हैं 59,400 डेज। इस कॉस्ट को डेज से डिवाइड कर दो, $248.64, ये एक दिन का खर्चा है और प्रोसीजर ए एक दिन ही ले रहा है और प्रोसीजर बी क्योंकि 2 दिन ले रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे आप सोच सकते हैं साल में दिन ही 365 होते हैं, ये कहां से, ये प्रोसीजर डेज हैं, ये प्रोसीजर डेज हैं। लाइक वी हैव गॉट मल्टीपल बेड्स और हम एक दिन में ज्यादा पेशेंट्स अकोमोडेट कर सकते हैं, नहीं तो एक साल में कहां से लाएंगे 60,000 दिन, करेक्ट। तो ये प्रोसीजर या पेशेंट डेज कहलाता है। खैर, मिस नर्सिंग है, जनरल फैसिलिटी हो गया। अगला हमारा खर्चा है कैटरिंग, पेट पूजा करवाते हैं। Catering cost, cost is 9,66,976. This depends on the number of meals. Procedure A वाला बंदा सिर्फ एक दिन में एक ही, पूरे सर्जरी में एक ही मील खाएगा 14,600 और वो 22,400 वाला 4 मील्स खाएगा। करवाने लाइपोसक्शन आया है, वेट कम करवाने खा रहा 4 बार है, तो 22,400 मल्टीप्लाई बाय 4, 89,600 प्लस 14,600, ये आ गई हमारी टोटल मील्स।
तो 9,66,976 को डिवाइड करते हैं टोटल मील से, $9.28 पर मील। ओके, इसका बंदा एक ही मील खा रहा है 9.28, और वो वाला पेशेंट 4 मील्स खा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4, 37.12। कितनी कॉस्ट है? 2296.72 एंड 4852.6। ओके, तो वैसे प्रोसीजर ए हमें पड़ रहा था 2475 का, और ऐसे पड़ रहा है 2296 का, और प्रोसीजर बी 4735 का पड़ रहा था, अब 4852 का पड़ रहा है। तो वी कैन सी अ स्विच के प्रोसीजर ए कंपैरेटिवली सस्ता है एज कंपेयर टू प्रोसीजर बी। गैजेट कंपनी, डफ कंपनी हमने कर लिया था। वॉश कंपनी अब आप लोगों को ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 2, और जोला पब्लिशिंग कंपनी क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक हो गया? थोड़ा अटेंशन के साथ करिएगा, फोकस रख के, नॉट जस्ट टू रिस्पॉन्ड मी कि हाँ ट्राई किया था। ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर प्रैक्टिस में नहीं हो रहा तो सीधा सीधा जवाब है हमसे एग्जाम में नहीं होगा, और जो चीज़ एग्जाम में हमसे नहीं होने वाली उसको हमने पहले डायग्नोज कर लेना है कि कहीं एग्जाम के दिन ना पता चले कि मुझे तो नहीं आ रहा। पैसों की सज़ा अलग है, 6 महीने की सज़ा अलग है, और डिमोटिवेशन अलग। तो बेहतर है कि थोड़ा फोकस इम्प्रूव किया जाए इसकी तरफ। कल पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजी को आप थोड़ा कम करो। जून में हैं हम, और एज आई कम्युनिकेटेड अर्लियर कि मेरा टारगेट ये होता है कि मैं एग्ज़ाम से 1 महीना पहले फ्री कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अपना बर्डन जमा करते हो। उसूलन आपको आखिरी महीने में करनी रिवीजन चाहिए, लेकिन आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन उसके लिए भी 1 महीना चाहिए। तो और ऑफ कोर्स फितरती तौर पे हमें जब डेडलाइन करीब आती है तो थोड़ा सीरियसनेस जागती जाती है। एग्ज़ाम फॉर्म जाता है तो थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं, जब एग्ज़ाम करीब आता है तो थोड़ा और सीरियस होते हैं, रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाता है 2 दिन के लिए कि भाई अगले में सही पढ़ेंगे, बट इश्यूज़ के वो फिर ठंडे हो जाते हैं। खैर यार, ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। ऑफ कोर्स सोशल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, या जहाँ आपका टाइम अगर कहीं जा रहा है तो इज़ इम्पॉर्टेंट। आई कैन सी कि आपके स्टडी आवर्स ज़्यादा हैं, आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, हम भी आपको ज़्यादा बिठाते हैं, लेकिन मजबूरी है, साल सवा की मेहनत है। इंशाल्लाह फिर एंजॉय करना। क्वेश्चन ट्राई कर लेना। मेरी तरफ से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अब क्लोज है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।